रोक रहा है। और ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, खार्किव में अब भी गोलीबारी लगातार जारी है। रूस के हमले से खार्किव में भीषण तबाही देखने को मिली। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी बड़ी रिहायशी इमारतों को अब निशाना बनाया जा रहा है रूस की ओर से। खार्किव का इलाका है जहां की तस्वीर आप देख रहे हैं और उस वक्त कई सारे बच्चे और बच्चों की बात करें और तमाम नागरिक भी इन रिहायशी इमारतों में रह रहे हैं, क्योंकि खुद को महफूज रखना उनके लिए एक बड़ी चुनौती अब बन गया है, क्योंकि लगातार बड़ी इमारतों को भी निशाना बनाया जा रहा है रूस की ओर से। और ऐसे में तस्वीरें आप खार्किव के इलाकों की देख रहे हैं, इमारतों में किस तरीके से आग बुझाई जा रही है, भीषण आगजनी वहां पर हुई है और साथ साथ मिसाइलों से लगातार कई हमले हुए। और देखिए लोग बेबस वहां पर खड़े हैं क्योंकि सब कुछ उनका तबाह हो चुका है और रहने के लिए अब जगह तक उनके पास नहीं बची है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर ये लोग जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि पूरा का पूरा यूक्रेन इस वक्त रूस के निशाने पर है और तमाम क्षेत्रों को उसकी ओर से टारगेट किया जा रहा है। खासतौर पर उन क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस है जहां पर लोग रह रहे हैं। और ऐसे में बड़ी खबर इस वक्त जो निकलकर सामने आ रही है, आपको ये भी बता दें कि खार्किव में अब तक 5 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। और तस्वीरें देखिए कैमरा 1 और कैमरा 2 की नजर से किस तरीके से वहां पर रिहायशी इमारतों पर निशाना बनाया गया और उसके बाद इन इमारतों में आग लग जाती है और उसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचती है। फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से आग पर काबू पाना भी बड़ी चुनौती अब बन गई है, क्योंकि लगातार ये एक अटैक नहीं है, ऐसे कई सारे अटैक्स रूस की ओर से लगातार किए जा रहे हैं। ऐसे में भीषण तबाही इस वक्त यूक्रेन के कई शहर देख रहे हैं, खार्किव का भी वो शहर जो कि बेहद इंपॉर्टेंट भी माना जाता है यूक्रेन के नजरिए से। तो ऐसे में इसी वजह से शहर को टारगेट भी किया जा रहा है। लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं, खार्किव में लगातार गोलीबारी अब भी जारी है और रूस के हमले से खार्किव में तबाही देखने को मिल रही है। कई इमारतों में भीषण आग लग गई है और लोगों को निशाना बना रहे हैं यहाँ पर रूसी सैनिक, ताकि लोग खुद को सुरक्षित निकाल सके, उनकी भी एक कोशिश यहाँ पर है। लेकिन फिर भी आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से भीषण तबाही, 5 की मौत की खबर भी निकलकर अब सामने आ गई है और तमाम जो रिहायशी इलाके हैं और प्रशासनिक इमारतें हैं, सरकारी इमारतें हैं, उनको चुन चुन कर ध्वस्त किया जा रहा है। जहां पर मालूम पड़ रहा है रूस को कुछ लोग छुपे हुए हैं, उन्हीं जगहों को टारगेट किया जा रहा है। और दूसरी बड़ी खबर उस वक्त निकलकर जो सामने आ रही है, आपको बता दें युद्ध पर ब्रिटेन का बड़ा दावा है। रूस के 15,000 सैनिक मारे गए हैं, ये ब्रिटेन की ओर से कहा गया है। 2000 बख्तरबंद गाड़ियां भी नष्ट और ध्वस्त कर दी गई हैं। बड़ा दावा ब्रिटेन की सरकार की ओर से, ब्रिटेन की ओर से युद्ध पर ब्रिटेन का ये बड़ा दावा है, जहां पर उसने साफ कहा है कि 15,000 सैनिक अब तक रूस के मारे जा चुके हैं, क्योंकि लगातार रूस अपने सैनिकों को भेजने से बाज नहीं आ रहा है। तो ऐसे में 15,000 सैनिक मारे गए हैं, ये कहना है ब्रिटेन का, और 2000 बख्तरबंद गाड़ियां ध्वस्त कर दी गई हैं और युद्ध पर ब्रिटेन का ये बड़ा दावा। वहीं रूस का आरोप है यूक्रेन युद्ध में यूके ने अपने कई खतरनाक कमांडो उतार दिए। यूं तो बोरिस जॉनसन सरकार अब तक इस युद्ध में सीधा हिस्सा लेने से बचती रही है, लेकिन अब कमांडो भेजे जाने की खबरों ने पुतिन के कान खड़े कर दिए। असल में रूस की मीडिया में दावा किया गया कि यूके की स्पेशल फोर्स के कई कमांडो यूक्रेन जंग में शामिल हैं। बताया गया कि ये सभी यूक्रेन की सेना की वर्दी पहनकर मैदान में डटे हुए हैं ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। कहा गया कि ये सभी अपने दुश्मनों पर छिपकर हमला करने में माहिर हैं, इसी वजह से उन्हें जेलेंस्की की सेना की मदद के लिए वहां भेजा गया। ऐसे में चर्चा है कि यूक्रेन में यूके के इन कमांडो की मौजूदगी की खबर से पुतिन भड़क गए और उन्होंने बोरिस जॉनसन सरकार पर अपना गुस्सा निकाला। साथ ही पुतिन सरकार ने इस मामले के जांच के आदेश भी दे दिए। और पीएम मोदी 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह करीब 10:30 बजे 7 लोक कल्याण मार्ग पर शिवगिरी की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और मठ से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने मठ से जुड़े लोगों से कार्यक्रम के लिए विचार साझा करने की अपील भी की। एसीएसडी अवनीश अवस्थी ने 30 अप्रैल तक सभी थानाध्यक्षों से रिपोर्ट मांगी है। पिछले दिनों गृह विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने इसके निर्देश दिए थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, लाउडस्पीकर के बारे में हाईकोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए। जो ध्वनि या जो आवाज इत्यादि के बारे में ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उसमें माननीय हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन हो। राजस्थान के अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलाने वालों पर राज्य सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। गहलोत सरकार ने राजगढ़ के एसडीएम केशव कुमार मीणा के साथ साथ नगर पालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनवारी लाल मीणा और नगर पालिका के चेयरमैन सतीश दुहारिया को भी निलंबित कर दिया है। विपक्ष के साथ ही कांग्रेस में भी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही थी। इस बीच पश्चिमी मीडिया में एक बार पुतिन की खराब तबीयत का मुद्दा उछला। एक बार
असल में रूस की तरफ से एक दिन पहले ईस्टर के त्योहार पर पुतिन के मॉस्को की एक चर्च के कार्यक्रम में शामिल होने की तस्वीरें जारी की गई थी, लेकिन उन तस्वीरों के बाद एक बार फिर पुतिन की सेहत पर सवाल उठने लगे। पूछा जाने लगा कि क्या वाकई पुतिन ईस्टर सर्विस में शामिल होने के लिए चर्च गए भी थे। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि रूस ने पुतिन की बिगड़ती सेहत का राज दुनिया से छिपाने के लिए ईस्टर पर उनकी पिछले साल की तस्वीरें जारी कर दी। क्योंकि जब इस साल की ईस्टर की तस्वीर का पिछले साल के ईस्टर की तस्वीरों से मिलान किया गया तो दोनों हूबहू से ही दिखी। बाईं तरफ की तस्वीर पिछले साल के ईस्टर की बताई गई और दाईं तरफ वाली तस्वीर इस साल के ईस्टर की। पहली नजर में तो दोनों तस्वीरों में कोई फर्क ही समझ नहीं आया, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा दिखा। पुतिन का कोट भी वही नीला और शर्ट भी सफेद, यहां तक कि पुतिन के चेहरे पर भी कुछ खास अंतर नहीं दिखा। हाँ, लेकिन गौर से देखने पर बस इतना पता चला कि पुतिन की टाई का रंग अलग है। पिछले साल की तस्वीर में टाई लाल रंग की है और इस साल की फोटो में पुतिन मरून टाई पहने नजर आए। लेकिन दो अलग अलग साल की इतनी मिलती जुलती तस्वीरों की वजह से कहा जा रहा है कि पुतिन इस साल ईस्टर पर किसी कार्यक्रम में शामिल हुए ही नहीं थे। लेकिन दुनिया को सब कुछ ठीक ठाक दिखाने के लिए रूस ने उनकी पिछले साल की ईस्टर की तस्वीरों में छेड़खानी कर उन्हें इसी साल के कार्यक्रम की तस्वीर की तरह पेश कर दिया। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान का आज दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। आज वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ दोपहर करीब 12 बजे एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे पहले दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच एक एमओयू भी साइन होगा। देश के सबसे बड़े आईपीओ की लॉन्चिंग तारीख तय हो गई है। सूत्रों के मुताबिक 4 मई को एलआईसी का आईपीओ लॉन्च होगा और 9 मई तक निवेशक इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। पहले सरकार देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी में 5% हिस्सेदारी बेचने वाली थी, लेकिन अब आईपीओ के जरिए महज 3.5% हिस्सेदारी पेशकश की जाएगी। आईपीओ के लिए एलआईसी का वैल्यूएशन 6 लाख करोड़ रुपए किया गया है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में मस्जिद के सामने से हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकालने पर दो पक्षों में तनाव। एक तरफ लगे अल्लाहू अकबर के नारे तो दूसरी तरफ जय श्री राम का उद्घोष। स्थानीय प्रशासन ने दोनों पक्षों को शांत कराया। रूस और यूक्रेन के बीच 2 महीने से चल रही जंग अब और भी भीषण हो गई और रूस ने यूक्रेन पर अपने ताकतवर मिसाइल सिस्टम इस्कंदर से हमले तेज कर दिए, जिसका वीडियो भी उसने जारी किया। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि ये हमले किस जगह किए गए, लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसमें हमले से पहले रूसी सेना के जवान एक इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को सही पोजीशन पर लाते दिखे और फिर वहां पहले से मौजूद एक जवान ने दूरबीन की मदद से दुश्मन के ठिकानों का जायजा लेकर हमले के लिए ग्रीन सिग्नल दिया और सभी तैयारियां पूरी होने पर मिसाइल दाग दी गई। इसके बाद तेज रोशनी उठने के साथ ही मिसाइल ने दुश्मन के ठिकाने की ओर उड़ान भरनी शुरू कर दी और वहां धूल और धुएं का बड़ा गुबार फैल गया। वहीं मिसाइल दागने से पहले कुछ जवान इस्कंदर के ऊपर रखे गए घास फूस और पत्तियों के जाल को हटाते दिखाई दिए, जिसके इस्तेमाल की उन्होंने वजह भी बताई। Соответственно, живучесть самой боевой машины и расчеты пусковой установки. रूस ने इन हमलों में यूक्रेन की सेना की एक कमांड पोस्ट, हथियारों के गोदाम और कई बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया। और रूस ने बेलारूस में यूक्रेन की सीमा के पास इस तरह भीषण तबाही मचाने वाले कई इस्कंदर मिसाइल सिस्टम तैनात किए हैं, जिन्हें साल 2006 में रूसी सेना के बेड़े में शामिल किया गया था और इनके जरिए 500 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। यानी बेलारूस में यूक्रेन की सीमा के पास तैनाती के बावजूद राजधानी कीव भी इनके हमले की जद में है, क्योंकि वहां से कीव की दूरी महज 90 किलोमीटर। ये मिसाइलें करीब 700 किलो विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकती हैं, जो किसी भी बड़ी इमारत और सैन्य ठिकाने को तबाह करने के लिए काफी है और जरूरत पड़ने पर इन मिसाइलों के जरिए परमाणु हथियार भी लॉन्च किए जा सकते हैं। खबर है कि रूस ने बेलारूस में कम से कम 36 इस्कंदर मिसाइल सिस्टम तैनात किए हैं। और सांसद नवनीत राणा की जमानत याचिका पर आज सेशन कोर्ट में सुनवाई है। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद करने वाली सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। जमानत याचिका पर आज सेशन कोर्ट में सुनवाई। लोक सचिवालय ने सरकार से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर उठे विवाद पर सीएम उद्धव ठाकरे ने सांसद नवनीत राणा पर साधा निशाना। कहा, हनुमान चालीसा पढ़नी थी तो घर आकर ठीक से पढ़ी जा सकती थी, लेकिन दादागिरी मत करिए क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीट बोलून सांगून येतात की मैं आपके घर आना चाहता हूँ, कुछ तो आपको बताना चाहता हूँ, आइए जरूर आइए, आगत स्वागत आम्ही करू, पण दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्यात समजून सांगितलेलं आहे।
एलन मस्क की कंपनी और ट्विटर के बीच डील पक्की हो गई। मस्क ने ट्विटर को 3,368 अरब रुपए में खरीद लिया। और नेटो अब फिनलैंड के जरिए भी रूस की घेराबंदी में जुट गया है। नेटो के 3 युद्धपोत फिनलैंड इस वक्त पहुंचे हुए हैं। फिनलैंड की दक्षिण पश्चिमी नौसेना के साथ अभ्यास भी सीमा पर लगातार किया जा रहा है। खबर है कि फिनलैंड के साथ स्वीडन ने भी नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। फिनलैंड और पड़ोसी स्वीडन नेटो के करीबी सहयोगी हैं, लेकिन शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए नेटो गठबंधन में शामिल होने से कतराते रहे हैं। फिनलैंड रूस के साथ